हेलो चार्ल्स एंड गोलूस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो, कसा काय केडो हाल है, केमो नाचो। मैं सोनी, वेलकम टू इजीली। सो बच्चा पार्टी में वापस आपके सामने आ चुका हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे एरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का, मास का, लेंथ का, टाइम का, डेंसिटी का, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको जब मेजरमेंट करना होता है तो हर तरीके के मेजरमेंट में एरर होती है। उस एरर होने के सोर्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास स्किल ही नहीं है, आपको कोई चीज मेजर ही करनी नहीं आती, तो एरर डेफिनेटली आप करोगे। हो सकता है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है तो आप एरर करोगे। तो बहुत सारी वजह ऐसी हो सकती हैं जिससे कि आपके मेजरमेंट में एरर आ जाता है और हम कई बार श्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो भाई एरर जो होता है वो क्या है बेसिकली, उसको थोड़ा सिंपल भाषा में और समझे तो एरर क्या है ना। तो क्या लिखेंगे, We use different kind of instrument for measuring various quantities, ठीक है ना। अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। However, these measurements always has a degree of uncertainty। हालांकि यहां पर आपको जितने भी जो मेजरमेंट हो गए इनमें अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, रिलेटेड टू इट। ओके, This uncertainty is called as error in the measurement। जैसे मैं आपसे कहूं एक सिंपल सी बात कि भाई एक पेंसिल है, क्या है, एक पेंसिल है। बोला ठीक है सर, एक पेंसिल है, बहुत बढ़िया बात, एक पेंसिल है। उसकी लेंथ मेजर करनी थी, मान लो स्केल लगाया, ठीक है ना, स्केल लगाया, मान लो यहां पर आ रहा है 10.1 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा फॉर एग्जांपल, और यहां पर जो है बहुत बड़ा करके बोर्ड जूम करके दिखा रहा हूं, और मान लो यहां पर जो पॉइंट है वो गिनता आप 10.2 सेंटीमीटर गिनते। अब आपकी जो पेंसिल है वो 10.1 और 10.2 के बीच में तो कहीं पर है, बहुत ज्यादा जूम कर दिया मैंने, है ना। आप या तो 10.1 मेजर कर सकते हो स्केल से, या तो 10.2 कर सकते हो, इसके बीच का नहीं कर सकते। तो आपने अंदाजे से मान लो फॉर एग्जांपल लिख दिया 10.12, तो मतलब आपने एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दिया। तो हम 10.1 के बारे में श्योर हो सकते हैं, 10.2 के बारे में श्योर हो सकता है, पर आगे इसके क्या होगा उसके बारे में नहीं। अगर आगे कुछ भी लिख दिया तो इसका मतलब उसमें एरर है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की हर मेजरमेंट में एरर होता है। अब सिंपल भाषा में अगर एरर को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्या होता है, एरर होता है। कि भाई आपके पास एक रॉड थी, मान लो ये पेन था, इसकी एक्चुअल लेंथ फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, है ना, और आपने मेजर करी 7.8 सेंटीमीटर, तो 0.2 का इसमें एरर हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है और ट्रू वैल्यू क्या है, कम है, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है और ट्रू वैल्यू कम है, इसका मतलब एरर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मेजर्ड वैल्यू छोटा है और ट्रू वैल्यू ज्यादा है, मेजर्ड वैल्यू छोटा है और ट्रू वैल्यू ज्यादा है, तो फिर आपका जो एरर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो भाई एरर जैसे मान लो आपकी घड़ी में, मान लो अभी रियल टाइम 10 बज रहे हैं, समझो रियल टाइम 10 बज रहे हैं, पर आपकी घड़ी 5 मिनट पीछे है, तो हमेशा वो 5 मिनट कम पड़ेगी, हमेशा 5 मिनट कम पड़ेगी, तो उसमें 5 मिनट का एरर हो गया, समझ रहे हो। और 5 मिनट आगे तो हमेशा 5 मिनट आगे पड़ेगी, तो ये भी 5 मिनट का एरर है। तो एक एरर पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर है, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से थोड़ा सा आगे समझते हैं चीजों को। देखो, अगर हम एरर को तोड़ दें तो 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रोस एरर। अब बात करेंगे सबसे पहले कि भाई सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। कि देखो, एक ऐसा एरर जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता हो, उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन ओनली वन डायरेक्शन। ऐसे एरर जो कि केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं उनको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसका मायने कैसे, मतलब क्या, जैसे मान लो, समझ में कुछ नहीं आया सर, आप कहना क्या चाह रहे हो, आप हमको समझ कुछ नहीं आ रहा। मतलब मान लो आपके पास एक घड़ी है, ठीक, अगर वो 5 मिनट आगे है तो हमेशा वो 5 मिनट आगे ही दिखाएगी टाइम। तो आगे है तो हमेशा 5 मिनट ज्यादा बताएगी टाइम वो, और पीछे है तो हमेशा 5 मिनट कम बताएगी वो टाइम, पीछे का बताएगी। तो मतलब सिस्टमैटिक एरर जो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है,
ठीक है ना, समझ रहे बात को। अगर मान लो आपका जो स्केल है, फॉर एग्जांपल आपका स्केल है, ठीक है ना, और वो गलती से मैन्युफैक्चर मिस्टेक हो गई और जो स्केल है उसकी लेंथ ज्यादा आ गई, बड़ी आ गई, तो 15 सेंटीमीटर ना पढ़ के, मतलब लिखा हुआ तो 15 सेंटीमीटर है उस पर एक्चुअली मान लो वो 16 सेंटीमीटर पड़ रहा है, तो आप हमेशा 1 सेंटीमीटर ज्यादा ही मापोगे जब भी आप उस स्केल से मेजरमेंट लोगे। तो कहने का मतलब ऐसे एरर जो एक डायरेक्शन में होते हैं, या तो हो सकता है कि आपको या तो मापना नहीं आता, या तो आपको मेजरमेंट करना नहीं आता, तो आप गलती कर रहे हो और वही गलती आप बार बार दोहराते जा रहे हो, या हो सकता है आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वही उसका प्रोडक्शन ही गलत हो गया है ना, वो इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर वहां में हमेशा आपको वो गलती आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हो। मान लो एक तराजू है, समझो आप, तो एक तराजू है, ठीक है ना, और एक आंटी के पास में तराजू है और वो हमेशा क्या करता है, मतलब उस पे आप कुछ भी आपने उसमें सामान रखा तो भी वो 10 ग्राम बताता है कि 10 ग्राम इसमें पड़ा हुआ है, तो मतलब हमेशा 10 ग्राम आपको ज्यादा ही पता लगेगा, ज्यादा ही वो मेजरमेंट देगा। मतलब अगर कोई वस्तु सच में 100 ग्राम का उसमें अगर आ रहा है मेजरमेंट, उसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका 90 ग्राम का है, 10 ग्राम उसमें कम है, क्योंकि जब आप इसमें ऑब्जेक्ट रख ही नहीं रखते, जैसे मान लो कोई मशीन है भाई, कोई मशीन है, ध्यान समझना, डिजिटल वाली मशीन है, और मान लो इसमें आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली है ये, तब भी ये क्या पड़ रहा है, 10 ग्राम पड़ रहा है, तब भी ये 10 ग्राम पड़ रहा है, ठीक है ना। और आपने कोई चीज कुछ इसमें चीजें डाल दी, अब इसके बाद में अगर ये 100 ग्राम पड़ रहा है, इसके बाद में अगर ये 100 ग्राम पड़ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में ये है, तो एक्चुअल में ये 90 ग्राम है, 10 ग्राम ही ज्यादा पड़ रहा है। तो ये सिस्टमेटिक है जो एक डायरेक्शन में होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है, ठीक है। ओके, सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर आर, पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो, बन के जब इंस्ट्रूमेंट आगे से आए उसमें एरर हो तो सिस्टमैटिक एरर हो गई। एक हो सकता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर, प्रोसीजर नहीं पता, एक्सपेरिमेंट का तरीका नहीं पता कैसे मेजरमेंट लेना है, तो आप वही गलती बार बार करते जाओगे और आपको वो एरर दिखता जाएगा। फिर है पर्सनल एरर, मतलब खुद की वजह से कुछ एरर हो गया, खुद की वजह से कुछ एरर हो गया, है ना, हमने ध्यान नहीं दिया एक्सपेरिमेंट करते समय, तो इस तरह वजह से कुछ एरर हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज, भाई एरर है तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट करने की जो टेक्निक्स है वो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, मतलब बेटर मतलब वो बेटर नहीं, मतलब जो आप घोल बनाते हो वो बेटर नहीं, बेटर मतलब अच्छा वाला, है ना। सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज पॉसिबल। तो इस तरीके से हम सिस्टमैटिक एरर को कम कर सकते हैं। आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करिए, टेक्निक्स जो है वो अच्छी यूज करिए, है ना। चलो एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे, एक सवाल है मेरे दिमाग में, सवाल क्या, ध्यान समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी थी आपके पास में, और जब आपके पास फिजिकल क्वांटिटी थी, आपने उसके फॉर एग्जांपल 50 ऑब्जर्वेशंस लिए होंगे। कितने ऑब्जर्वेशंस? 50 ऑब्जर्वेशंस लिए होंगे, 50 बार आपने उसको मेजर किया होगा, ठीक है ना। और उसमें जो एरर आ रहा है, कौन सा एरर? सिस्टमैटिक जो एरर आ रहा है उसमें जो सिस्टमैटिक एरर आ रहा है, उसमें जो सिस्टमैटिक जो एरर आ रहा है, उसमें जो सिस्टमैटिक एरर आ रहा है ऑब्जर्वेशन लेने के बाद में सिस्टमैटिक एरर आ रहा है, मान लीजिए, ध्यान समझना सवाल क्या है। कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, उसके 50 ऑब्जर्वेशन आपने लिए, सिस्टमैटिक क्वांटिटी थी, कोई आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी थी बेटा, और उसके आपने कितने ऑब्जर्वेशन लिए भाई साहब? 50 ऑब्जर्वेशन लिए। तो सिस्टमैटिक जो एरर आ रहा है बच्चा पार्टी, वो कितना है? सिस्टमैटिक एरर कितना है साहब? ई है। अब मैंने क्या बोला कि जो ऑब्जर्वेशन है ना बेटा, वो 50 से 150 कर दो। इफ ऑब्जर्वेशंस हमने कितने कर दिए? 150 कर दिए, 50 से 150 कर दिए। तो मेरा सवाल है कि भाई ये बताओ सिस्टमैटिक एरर अब कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे दिया मैंने भाई ई ही रहेगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दे दिया E/3 हो जाएगा, है ना, और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। भाई इनमें से कोई भी नहीं है आंसर, हमारा तो कुछ अलग ही आ रहा। सवाल के दोबारा समझा देता हूं। आपने 50 ऑब्जर्वेशन लिए साहब, जब आपने 50 ऑब्जर्वेशन लिए तो सिस्टमैटिक जो एरर आ रहा वो कितना आ रहा है? ई आ रहा है। आपने ऑब्जर्वेशन 50 से 150 कर दिए, 50 से 150 कर दिए, सिस्टमैटिक एरर क्या होगा? क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर है ई ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कोई घड़ी है, वो 5 मिनट आगे है, तो हमेशा वो आगे का टाइम बताती है, चाहे आप 50 बार देख लो, चाहे आप 10 बार देख लो, चाहे 150 बार देख लो, चाहे 200 बार देख लो, ऑब्जर्वेशन कितने टाइम आप बढ़ा दो, हमेशा वो घड़ी 5 मिनट आगे ही दिखाएगी। आपके देखने से वो सही टाइम नहीं बताएगी, हाँ कि ना? समझ रहे हो?
तो एरर पे कोई सिस्टमेटिक एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टमेटिक एरर अगर पहले ई था तो अभी भी ई रहेगा, चाहे आपने ऑब्जर्वेशन 3 टाइम बढ़ा दियो, 50 से 150 कर दियो, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने कॉपी में ये बात नोट कर लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाने से सिस्टमेटिक एरर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लिखना है पॉइंट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से सिस्टमेटिक एरर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात लिख लो बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें रैंडम एरर की, भाई रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जिनकी हमें पता ही नहीं होता, कभी भी हो जाए, है ना। मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल्स होते हैं। जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है, समझो, और कोई एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे होना है, समझो रूम टेम्परेचर पे होना है, ठीक है। और मान लो फिर मैं तो डिसाइड करता हूं भाई टेम्परेचर होना चाहिए, मान लो 24 डिग्री पे होना चाहिए वो। अब किसी कारणवश जिस दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मान लो उस दिन ठंड हो गई, बारिश हो गई और ठंड हो गई और मॉइस्चर भी आ गया, और हमें मॉइस्चर चाहिए ही नहीं था। हल्लो, एक्सपेरिमेंट बदल गया, बिगड़ गया। समझ लो, मतलब रैंडमनेस अगर है, मतलब हमको जो टेम्परेचर चाहिए, जो प्रेशर चाहिए, है ना, और अगर किसी भी कारणवश अगर उसमें चेंज हो गया तो एरर आ जाएगा। समझ लो, अनप्रेडिक्टेबल एरर होते हैं। तो क्या लिखें? द रैंडम एरर आर दोज एरर विच अकर इर्रेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन और साइज। दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है ना? These error can be minimized। तो रैंडम एरर कैसे मिनिमाइज किया जाए? तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशंस को बार बार लेकर आप रैंडम एरर को दूर कर सकते हैं। दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन। और फिर क्या ले लो आप? उनका एवरेज ले लो ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। द मीन value would be very close to the true value of the measured quantity. So if anyone asks you how we can minimize the random errors, so by taking several times observation, हमको ऑब्जर्वेशन बहुत बार लेने पड़ेंगे और ऑब्जर्वेशंस का मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो हमको वो जो एवरेज वैल्यू होगा वो ट्रू वैल्यू के लगभग पास मिलेगा। ऐसे रैंडम एरर को दूर किया जाता है। मान लो यहां पर मैं सवाल देता वही कि भाई आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है साहब, और उस फिजिकल क्वांटिटी के जब आपने 50 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, 50 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, तो उस सिचुएशन में रैंडम जो एरर है वो कितना है? ई। अगर इन ऑब्जर्वेशंस को कितना कर दिया जाए? 150 ऑब्जर्वेशंस कर दें। अगर ये ऑब्जर्वेशन 50 से कितने कर दिए भाई साहब? 150 कर दे। तो मैंने पूछा कि भाई इस कंडीशन में ये बताओ कि जो रैंडम एरर है वो कितना हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया ई, दूसरा दिया 3e, नेक्स्ट दिया e/3, ठीक है ना, e/3, और फोर्थ दिया कि भाई इनमें से कोई है ही नहीं। तो मैंने भाई रैंडम एरर के बारे में क्या कहा है आपको कि रैंडम एरर जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस लेने से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो पहले ऑब्जर्वेशन कितने थे? 50 थे। अब ऑब्जर्वेशन कितने कर दिए? 150 कर दिए। तो आपने ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स आपने ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज कर दिए, है ना, ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस जो हैं आपने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिए हैं, और इस वजह से जो रैंडम एरर होगा वो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर पहले क्या था? ई था, पहले 50 ऑब्जर्वेशन टाइम में रैंडम एरर 3 था, तो 150 ऑब्जर्वेशन कर दिए, मतलब 3 टाइम्स ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा आपकी बार आपका रैंडम एरर e/3 घट जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो ये कहानी होती है। एक होते हैं आपके ग्रोस एरर्स, है ना। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कमिटेड मेनली बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंट करने वाला नेग्लिजेंस करने लग जाए, है ना। समझ रहे हो? दारू पी के मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, कुछ अलग ही आपने लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका दिमाग ही नहीं है जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ का कुछ लिख रहे हो, कुछ का कुछ बोल रहे हो, है। तो सिचुएशन में जो एरर होते हैं वो ग्रोस एरर होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कमिटेड मेनली बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। इट इज एक्चुअली मिस्टेक मेड बाय द एक्सपेरिमेंटर व्हाइल रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग
results. These error can be minimized if experimenter is sincere and mentally alert. तो मैंने वही लाइन यहाँ पे लिखी है, mentally alert होना जरूरी है, ठीक है ना। तो किसी डोपिंग के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है भाई, कुछ अलग चीजें अपने शरीर में डाल के एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है, ठीक है ना। तो भाई ये दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा था, वो समझा दिए मैंने आपको कि रैंडम एरर ऑब्जर्वेशंस लेने से, रैंडम एरर जो होते हैं बेटा वो ऑब्जर्वेशंस लेने से कम किए जा सकते हैं। सिस्टमेटिक जो एरर होते हैं उनको आप ऑब्जर्वेशंस बढ़ा के कम नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक एरर को कम करने के लिए आपको अपनी एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स अच्छी करनी पड़ेगी, आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छी कंपनी का लेना पड़ेगा ताकि आपसे गलतियां ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बातें हो गई। अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज पे जिस पे बात करने वाले हैं वो है आपका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब इस पे बात करेंगे, इन तीनों चीजों पे। अब ध्यान सुनो बेटा, क्या है, मान लो बेटा आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आपके पास में कोई बेटे फिजिकल क्वांटिटी है और आपने उसके ऑब्जर्वेशंस लिए A1, A2, A3, A4 डॉट an। तो आपने कितने टाइम, क्योंकि रैंडम एरर हो सकता है इसलिए आपने n टाइम क्या लिया, आपने ऑब्जर्वेशंस लिए। तो A1, A2, A3, A4, A5 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई फिजिकल क्वांटिटी के ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, या नंबर ऑफ क्या है, रीडिंग। मतलब आपने इतनी n बार रीडिंग ली, n बार आपने क्या ली भाई, रीडिंग ली, n बार आपने क्या ली, रीडिंग ली। अगर आपने n बार रीडिंग ली है तो भाई जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू किसके बराबर, ध्यान सुना, ट्रू वैल्यू किसके बराबर होगी, है ना। तो ट्रू वैल्यू, या फिर इसको बोल दो ए मीन, है ना। जब आप इनका मीन ले लोगे तो वो लगभग ट्रू वैल्यू के पास में होगी, मैंने आपको कहा। तो मीन जो होगा, ए मीन जो होगा, वो ए मीन क्या होगा, ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN बाय n। अगर ये n है तो n से डिवाइड कर देना, ये आपका हो गया A मीन। यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया, A मीन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया भाई साहब, ये आपका हो गया A मीन, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, ध्यान समझना बेटा। ये क्या हो गया आपका A मीन हो गया, बोला ठीक है साहब A मीन हो गया, ठीक है ना। ये ट्रू वैल्यू के लगभग बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इनको एब्सोल्यूट एरर पढ़ना है, तो भाई अब मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, देखो, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग या एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। मतलब फ्री के नंबर है, कैलकुलेशंस रहती है थोड़ी सी, और फ्री के नंबर क्वेश्चन आ जाता है, फ्री के नंबर आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है ना। तो वो ही सिखा रहा हूं आपको, आ जाओ। इसको डेल्टा A1 से लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A1 से। फर्स्ट रीडिंग की बात करो ना, फर्स्ट रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर की बात करो डेल्टा A1 से। होता क्या, ये कुछ नहीं होता। ये क्या होता है भाई, ये होता है क्या आपका A मीन, जो A मीन आपने निकाला ना, A मीन, उसमें से क्या करो, जो फर्स्ट रीडिंग है A1 वो घटा दो, ठीक है ना। और यहाँ पे मोड लगाने का मतलब क्या है, मोड लगाने का मतलब ये है कि भाई प्लस आया तो भी प्लस लिखो, माइनस आया तो भी प्लस लिखो, ठीक है ना। मतलब मोड में अगर कोई भी चीज होती है, मोड में अगर 3 है तो ये भी 3 है, मोड में अगर -3 है तो भी 3, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल, ठीक है ना, ऐसा। तो इसलिए यहां पे ऐसा रहता है। अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग या सेकंड ऑब्जर्वेशन, दोस्तों कैसे लिखेंगे बेटे, इसको लिखेंगे हम डेल्टा A2 से लिखेंगे, डेल्टा A2 से लिखेंगे। और डेल्टा A2 इसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेल्टा A2 जो आएगा A मीन माइनस A2 के बराबर हो जाएगा। बात समझ आई, समझ में आई कहानी, इतनी समझ में आई बात। अच्छा, ऐसे अगर मैं लिखूं एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन या थर्ड रीडिंग, थर्ड ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, थर्ड ऑब्जर्वेशन के टाइम पे क्या एब्सोल्यूट एरर होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A मीन माइनस A3। बात समझ आ रही है, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे ही ऐसे करते करते एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन या इन nth रीडिंग क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे, डेल्टा AN बराबर A मीन
माइनस ए एन, ऐसे कर देंगे। तो मैं फ्री के नंबर पकाने सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे ऐसे, दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो फटाफट से आप इसको अपने कॉपी के अंदर नोट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब सीखते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई। एक होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है भाई, क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है बेटा आपका, एक होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो भाई मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए मीन से, डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3, डेल्टा ए4, डेल्टा ए5, जो भी आपके एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, उनका एवरेज, उनका मीन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से पता लग रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3, है ना, और आगे तक डेल्टा ए एन अपॉन एन है तो एन से डिवाइड कर देंगे। 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, ऐसे कर देंगे। बात समझ आ रही है, बोलो बेटा, बोलो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है ना। ये हो गया आपका ए मीन। अब फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखोगे आप एरर के साथ में, है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा ये ए मीन तो क्या होगी, ट्रू वैल्यू हो गई, लगभग ट्रू वैल्यू के पास होगा, ठीक है ना। क्योंकि ए मीन क्या है, लगभग ट्रू वैल्यू के पास, पर इसमें एरर है। एरर कितना है, एरर कितना, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। किसके बराबर होगा, डेल्टा ए मीन के बराबर, ये एरर होगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं कि भाई ए मीन जो ट्रू वैल्यू के पास में, पर एरर हो सकता है डेल्टा ए मीन के, या तो प्लस का या माइनस का। अब फिर एक चीज और इसमें क्या है, वो है आपका रिलेटिव एरर। कौन सा एरर है, कौन सा एरर है, कौन सा पॉइंट हो गया, रिलेटिव एरर। अगर आप रिलेटिव एरर की बात करते हो, रिलेटिव एरर क्या है, तो ये भी बहुत सिंपल सी कहानी है। भाई रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा, तो रिलेटिव एरर होगा किसके बराबर, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ठीक है ना। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा ए मीन का मतलब क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो आपने एवरेज लिया है ना, है ना, वो। तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन या जो ऑब्जर्वेशन लिए उनका एवरेज, ये आपका रिलेटिव एरर हो जाता है। सिंपल सी कहानी है ना भाई। जो आपने क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, है ना, वो ऊपर, और नीचे ए मीन, जो पहले हमने क्या निकाला था, जो ये निकाला था, ये निकाल रहा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है। कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लो इस तरीके से लिखी हुई है 7 प्लस माइनस 0.1, समझो इसमें रिलेटिव एरर लिखना है तो भाई 0.1 अपॉन 7 कर देना। मान लो कोई ऐसे लिखी हुई है 5 प्लस माइनस का 0.3, इसमें रिलेटिव एरर पूछा तो ये 0.3/5 कर देना, ऐसे रिलेटिव एरर निकल के आ जाती है, ठीक है ना। खैर ये बात अपन करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत चीज सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। आओ, अब एक होती है परसेंटेज एरर। क्या होती है भाई, एक होती है आपकी परसेंटेज एरर। कौन सी एरर होती है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, है ना। तो भाई परसेंटेज एरर क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सी, रिलेटिव जो एरर है ना आपका, रिलेटिव एरर, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर बोल दो डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये आपका क्या है, रिलेटिव एरर है सर, ये हमारा रिलेटिव एरर है सर। इसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्या जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। परसेंटेज एरर कैसे आएगा, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इंटू 100% कर दोगे तो इससे क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम के कर सकते हैं, कॉपी के अंदर आ सकते हैं, ये तो हमने कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज, फाउंड टू हैव, है ना, द वैल्यूज 1.49, 1.50, 1.52, ठीक है ना, 1.48। कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। हमसे चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है द मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन वैल्यू क्या पूछा जा रहा है भाई, मीन वैल्यू। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे लिखते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से लिखते हो, है ना। तो आप चाहो तो म्यू से लिख सकते हो, मान लो म्यू, तो म्यू मीन क्या हो जाए, क्या सिखाया था अभी मैंने,
तो जितने भी रीडिंग्स हैं उन सबको जोड़ के जितनी रीडिंग्स है उनका डिवाइड कर दो। कितनी रीडिंग है? पहले रीडिंग क्या है? 1.49 है, ये सिखाया था। प्लस फिर क्या है? 1.50 है, 1.50। फिर क्या है? 1.52 है। फिर क्या है? 1.48 है। डिवाइड बाय कितने हो गए? 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया। तो जो ये म्यू मीन है लगभग कितना हो जाएगा? वैसे वैसे बराबर होगा 1.505 या लगभग बराबर किसके आ जाएगा? 1.51 के बराबर आ गया। ठीक है ना, ये हो गया मीन वैल्यू। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या पूछा है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट पूछा है। तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट की बात करें, मतलब अगर मैं डेल्टा म्यू1 निकालूं फर्स्ट रीडिंग में, तो क्या तरीका से लिखेंगे इसको? इससे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर म्यू, आपका म्यू मीन जो भी आया उसमें से मेरे को फर्स्ट रीडिंग सब्ट्रैक्ट करनी है। भाई म्यू मीन कितना आया? 1.51 आया, और फर्स्ट रीडिंग कितनी है? 1.49 है। देख लो फर्स्ट रीडिंग कितनी है? 1.49 है। ठीक है ना, तो भाई ये कितना आ जाएगा? और मैंने क्या बोला था? इसको आपको लेना है मोड में। ये हो गया वैसे 0.0 49 50 51 है, 0.02 प्लस का, तो यही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर हो गया। ऐसे ही सेकंड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट लिखूंगा मैं 1.51 माइनस सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग कितनी है? 1.50 है, 1.50 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0.01। ऐसे ही डेल्टा म्यू 3 बराबर क्या लिखूंगा? 1.51 माइनस थर्ड रीडिंग। भाई थर्ड रीडिंग क्या है? सॉरी, थर्ड रीडिंग क्या है? अगर थर्ड रीडिंग की बात करें तो थर्ड रीडिंग क्या है? 1.52। 1.52। तो भाई ये आपका माइनस में आ गया कितना? 0.02। पर मैंने तो क्या बोला? माइनस में प्लस में, उसको आपको प्लस में ही लेना है ना, मोड में लेना है सबको। ठीक है ना। तो भाई कितना आ जाएगा आपके पास में? डेल्टा म्यू 3 अगर लिखोगे इसको तो ये हो गया, ये भी 0.02 ही लिखेंगे जब हम मीन निकाल रहे होंगे। ठीक है ना। ऐसे ही डेल्टा A4 की डेल्टा म्यू 4 की बात करें तो वही 1.51 माइनस लास्ट रीडिंग है 1.48। तो भाई ये भी कितना आ गया? ये आपका आ गया 0.03। ठीक है ना, ये आ गई। तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर हमारे पास सारे आ चुके हैं। क्या बोला था? एब्सोल्यूट एरर इन द ईच मेजरमेंट हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो भाई मीन एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे डेल्टा म्यू मीन से। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनको जोड़ के जितने वो उसका मीन ले लो। तो मतलब 0.02 लिखेंगे डायरेक्ट, हम तो 0.02 लिखेंगे। हमको तो प्लस में लेना चाहिए, माइनस में तो भी प्लस में लेना है, माइनस में तो भी प्लस में लेना है, प्लस है तो मैं है तो प्लस में लेना है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? 0.02 माइनस का 0.02। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? 0.03। ऐसा है ना, 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो सब 0.02 0.01 0.02 0.03 मतलब। ठीक है ना। ऐसे इसको लेना है। तो भाई मीन की बात करें, मीन की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02। ये आ जाएगा लगभग, इतना ही आएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। तो भाई क्वांटिटी कैसे लिखोगे? फिजिकल क्वांटिटी जो म्यू कैसे लिखोगे? कैसे लिखते हैं अपन? क्या लिखते हैं हम? लिखते कैसे हैं? म्यू मीन। क्या लिखते हैं? म्यू मीन। आपको याद हो तो देखो, म्यू मीन प्लस माइनस डेल्टा म्यू मीन, यही बताया था ना मैंने आपको लिखना। तो म्यू कैसे लिखा जाएगा? म्यू मीन है कितना? म्यू मीन कितना आया था आपका? ध्यान से कर देखो तो म्यू मीन आया था 1.51। 1.51 में हमारे हिसाब से तो ये होगा, पर एरर जो है प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है, या तो हो सकता है 0.02 ज्यादा हो या हो सकता है 0.0 कम हो, पर इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये हमने निकाल ली चीज। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर निकालना है। तो भाई रिलेटिव एरर की बात करें, ये पूछा ना इस सवाल में, रिलेटिव एरर निकालो या फ्रैक्शनल एरर निकालो। फ्रैक्शनल एरर हो गया या रिलेटिव एरर, बात एक ही है। तो भाई रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एरर बोले तो डेल्टा म्यू मीन अपॉन म्यू मीन। बिल्कुल सिंपल, देखो बिल्कुल मतलब कैलकुलेशन छोटी छोटी है, बिल्कुल टॉपिक सिंपल। जो प्रोसेस है वो सारा मैं आपको सिखा चुका हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उन क्वेश्चंस को करना। तो भाई डेल्टा म्यू मीन है कितना? डेल्टा म्यू मीन कितना है आपका? 0.02 है।
0.02 है। और म्यू मीन कितना आया था? म्यू मीन कितना आया था? 1.51 आया था, आपको याद हो तो 1.51 आया था, 1.51 आया था ना, 1.51 आया था, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? 0.0132। ये आपका क्या हो गया? ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, तो भाई परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? जो रिलेटिव एरर होता है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिलेटिव एरर कितना है? रिलेटिव एरर इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1.32%। तो प्लस माइनस का, तो ये परसेंटेज एरर है, प्लस माइनस का 1.32%। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। मैं जो बातें मैं वापस से समराइज कर देता हूं। सिस्टमैटिक जो एरर होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन लेने से सही नहीं हो सकता, वो एक्सपेरिमेंट टेक्निक सही करने से, वो इंस्ट्रूमेंट सही करने से सही हो सकता है। रैंडम एरर अनप्रेडिक्टेबल एरर्स होते हैं, वो किसी भी फिजिकल कंडीशंस की वजह से, है ना, आसपास की कंडीशन की वजह से रैंडम एरर हो सकते हैं। टेम्परेचर बदल जाए, आपकी जो है नमी आ गई मान लीजिए रूम के अंदर, या प्रेशर बदल गया, कुछ भी रैंडम एरर जो भी प्रकृति की वजह से जो भी कुछ हो सकता है उसकी वजह से रैंडम एरर होता है, ठीक है। रैंडम एरर को आप ऑब्जर्वेशंस, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेके आप रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएंगे तो रैंडम एरर कम हो जाएगा। फिर हमने बात करी एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर की, रिलेटिव एरर की, परसेंटेज एरर की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार इससे आ जाते हैं, ठीक है ना। बट इसको तो ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व करना तो आपको आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जब एडिशन कर रहे होते हैं, हम जब सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो एरर किस तरीके से बदलता है। ये क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो भी कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं वहां से 100% हर साल नीट में सवाल आया है। ऐसा कभी भी एक भी साल नहीं गया कि वहां से क्लास नहीं आया, सवाल नहीं आया। तो कल की जो क्लास होगी, मतलब क्या नहीं, मतलब इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो देखना बिल्कुल मत ना, और अच्छे से पढ़ो बेटा, मन से पढ़ो, ठीक है ना, ठीक है। तो अपना जो कंट्रोल, जैसे मान लो होता क्या है ना, कई बार ये होता है कि आपको किसी ने बोल दिया कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं पढ़ पाएगा, तू अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसकी मत सुनो। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो, ठीक है ना, कि भाई मैं कर सकता हूं, अगर वो बंदा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। ये आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, जैसे पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा, बाय।